हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे हम लोग। और जैसा कि हम लोगों की बात हुई थी, हमने डिसाइड किया था कि हम लोग रिवीजन सीरीज चल रहा ही होगी और चलाएंगे। उसको लेके मैं आ चुका हूँ। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स से, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अपन लेके आने वाले काइनेमेटिक्स 1D। और इस पूरी मैकेनिक्स को सीरीज को चला रहे होंगे। इस तरीके से फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चलेगा, मॉडर्न ऑप्टिक्स और थर्मल फिजिक्स चलती रहेंगी चीज़ें आप लोगों की। तो सबसे पहले जब हम मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स 1D नीट का प्यार, ऐसा आप लोगों को स्लाइड लिखी हुई दिख रही है। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको नीट का प्यार? उसके पीछे रीजन है कि 2024 में एक सवाल आया था, 23 में 2 सवाल आए थे, 22 में भी सवाल आए थे। लगातार इससे सवाल पूछे जा रहे हैं और पर्टिकुलर कुछ कॉन्सेप्ट से जहीं से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। लगभग अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, 2 मंथ। तो हम लोग इसकी बात करना चाहते हैं और करना चाहते हैं कि हम कितना मैक्सिमम इससे कवर कर सकते हैं और यहाँ से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस लेक्चर से उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है जिन लोगों को चीज़ें याद है, चीज़ें रिवाइज करनी है, अपने रिवीजन को जो सिस्टमेटिक स्टार्ट करने वाला है, उन सभी लोगों को यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। जिनको नहीं आ रहा है कुछ भी, अभी भी तकलीफ है, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है, PYQs कैसे होते हैं, नीट का पेपर कैसे चलता है, वो सारी कहानी हम लोग इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के जो बेसिक सवाल है। कितने सवाल पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में? 7 सवाल पूछे गए हैं। सारे मैंने 2010 के बाद के काउंटर लिए हैं सर। जो डिफरेंशिएशन यानी कि और इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस के हेल्प से डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन है, उससे 4 सवाल पूछे जा चुके हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी या अपन यूं बोल दे इक्वेशंस ऑफ मोशन को अगर काउंट करें तो लगभग 6 सवाल पूछे जा चुके हैं। और आप देखिए रिसेंट में भी सवाल आ रहा है। 2024 में ग्राफ का सवाल था, 2023 में तो 2 सवाल आए थे, एक इधर भी आया था, एक इधर भी आया था। सब कैसे आने वाले हैं, कैसे चलने वाले हैं, इन सब चीजों की बात करते हैं। चीजें स्टार्ट करता हूं। काइनेमेटिक्स क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग काइनेमेटिक्स की बात शुरू कर दे रहे होते हैं, जैसे ही हम लोग काइनेमेटिक्स की बात शुरू कर देते हैं तो काइनेमेटिक्स में हम 2 तरह की चीजें पढ़ रहे होते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग 2 तरह की चीजें पढ़ रहे होते हैं। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन, बट वहां पे मोशन के रीजंस कंसीडर नहीं करते। तो काइनेमेटिक्स 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं हम, एक 1 डायमेंशनल, एक 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल को बोल देते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और 2 डायमेंशनल मोशन में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है और सर्कुलर भी होता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ प्रोजेक्टाइल कंसीडर कर रहे होंगे। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन अपन 2 डायमेंशन में कंसीडर कर रहे होंगे, इसी ही की चर्चा करनी है हम लोगों ने पूरे लेक्चर के दौरान और इसी को आगे बढ़ाना है। तो ओके, लेट मी स्टार्ट। चीज स्टार्ट कर दे रहा होगा मैं। काइनेमेटिक्स 1D में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो सर जब भी कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दोबारा जब भी कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है तो वो जो पाथ फॉलो करता है इस तरीके से, तो ये जो पाथ ट्रेवल किया गया, ये पाथ जो है लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, इसको डिस्टेंस बोला जाता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि सर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, उसको डिस्प्लेसमेंट बोल दे रहे होते हैं। एक और बात, किसी को मेरी स्पीड ज्यादा लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपनी स्पीड कम करके देख ले रहा होगा। जिसको नॉर्मल लग रही है वो ठीक है, जिसको कम लग रही होगी वो 1.25 या 1.5x पे वीडियो को देखेगा। टाइम बचाना है हमको, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मेरी स्पीड स्लो लगने वाली है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की और बात करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है सर? देखो, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। जबकि ये किस पे डिपेंड करती है? पाथ पे डिपेंड करती है। आगे बात करते हैं, डिस्टेंस जो होती है किसी भी मूविंग बॉडी के लिए हमेशा इंक्रीजिंग होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकती, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं सर हमारी बॉडी की टाइम के साथ डिस्टेंस जीरो आ रही है, इसका मतलब वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, वो बॉडी किस में बोली जाएगी? वो रेस्ट में बोल दी जा रही होगी। कोई तकलीफ वाली बात नहीं सर। इसके बारे में अगर हमसे कोई बात करता है कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि वो बॉडी रेस्ट में, हो सकता है वो मोशन में हो, बट उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आने की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना आ सकता है? जीरो आ सकता है। इन्हीं चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे तो और आगे बात कर रहे होंगे। डिस्टेंस की कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, 2 फिक्स पॉइंट्स के बीच में कितनी भी डिस्टेंसेज निकल सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? 1। ये पॉइंट नंबर 6 को एक्सप्लेन करता हूं। आई से एफ जाने के लिए यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, एन नंबर ऑफ पाथ बनाएंगे ना। अगर एन नंबर ऑफ पाथ बनेंगे तो एन नंबर ऑफ पाथ लेंथ बनेगी, तो एन नंबर ऑफ डिस्टेंस आएंगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा सर? इसके अलावा कुछ और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। आगे बढ़ने के बाद में बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो सर पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है? सर जब पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका हो जाता है कि आप किसी पॉइंट O से किसी पार्टिकल की पोजीशन मेजर करी, पहले उसकी पोजीशन A आ रही थी जिसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर बोल दिया हमने, फिर पोजीशन B पे चला गया जिसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर बोल दिया हम लोगों ने। तो R1 वेक्टर कैसे दिया जा रहा होगा? R1 वेक्टर बराबर सर अपना हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप हो जा रहा होगा, करेक्ट है। इसी तरीके से अगर R2 वेक्टर की बात करें तो R2 वेक्टर क्या आ जाता है सर? x2 i कैप प्लस y2 j कैप
प्लस Z2 के केप आ जा रहा होता है। इसके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें डिस्प्लेसमेंट में पूछा जाता है कि चेंज इन पोजीशन, तो कहां चला गया, R2 पे चला गया, कहां से गया, R1 से गया, तो माइनस कर दे रहे होंगे तो क्या आ जा रहा होगा, x2 माइनस x1 आई केप प्लस y2 माइनस y1 जे केप प्लस Z2 माइनस Z1 के केप आ जा रहा होगा। और इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछना चाहेगा तो सर मैग्नीट्यूड की तो कोई तकलीफ ही नहीं है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर आ जा रहा होगा। इस तरीके से सारी कैलकुलेशंस आप लोग चलाते रहेंगे, चीजों को कैलकुलेट करते रहेंगे। अच्छा, कोई पार्टिकल R1 ऐसे निकाला तो अगर इस R1 का डिस्टेंस पूछना है कि R1 की वैल्यू क्या आ रही है, तो R1 की वैल्यू आ जा रही होगी √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर इस R2 की पोजीशन वेक्टर पूछी गई है तो इस R2 के पोजीशन वेक्टर का जो डिस्टेंस है, मतलब कि क्या पॉइंट है, पॉइंट बी की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, अगर वो निकालनी है तो वो आ जाएगी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। चलिए इसमें एक और बात करते हैं, इसमें बहुत काम की बात करते हैं। बहुत काम की बात क्या करते हैं, इफ R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है, R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर दोनों कैसे हैं, सेम टू सेम। अगर R1 वेक्टर R2 वेक्टर सेम टू सेम है तो डेल्टा R वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा बच्चों 2r साइन थीटा बाय 2। ये क्या होता है, ये होता है जब एक पोजीशन वेक्टर को व्हेन अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, व्हेन अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, तब काम में ले ली जा रही होती है। कोई दिक्कत वाली बात इसको लेके नहीं। इसके सवाल जो हम करते हैं इन जनरल सर्कुलर मोशन में भी करते हैं, इसी जगह से चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो डेल्टा v बराबर 2v sin थीटा बाई 2 आता है। चलिए एक बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बेसिक से क्वेश्चंस करा देता हूं आप लोगों को। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बेसिक से क्वेश्चंस कैसे चलने वाले हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या पूछता है, वो डायरेक्शंस को लेकर पूछता है। मान लीजिए अ मैन मूव्स, बहुत बेसिक जेई के सवाल है, नीट में ऐसा सवाल नहीं आया काफी समय से, 6 मीटर नॉर्थ देन 8 मीटर ईस्ट। जैसे ही किसी ने इसे बोला तो सर इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है, हम लोग क्या बनाएं, ये बनाएं, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, डायरेक्शन कंपो साइन बना ले। ये जे केप माइनस जे केप, ये आई केप और ये माइनस आई केप। जैसे अगले आदमी ने बोला कहां कहां गया तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखा, नॉर्थ गया तो 6 जे केप गया, ईस्ट गया तो 8 आई केप गया। अच्छा, कोई इसकी डिस्टेंस पूछना चाह रहा है हम लोगों से तो क्या बता दे रहे होंगे, सर √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब कितना चला अगला आदमी, 10 मीटर चला ओनली एंड ओनली। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। इसके अलावा इस पोजीशन वेक्टर्स को सोल्व करने में, यहाँ पे डायरेक्शन को सोल्व करने में एक और चीज काम में आती है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। इसमें जो भी बोल सकता है नॉर्थ ऑफ वेस्ट 30 डिग्री, साउथ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री, ऐसे बोल दे कि साउथ ऑफ वेस्ट 45 डिग्री तो यहां से 45 डिग्री, ऐसे बोल दे 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री लेने का है। तो इस तरीके से सवाल करने हैं हम लोगों को, ये बहुत बेसिक सी चीजें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसी जगह एक सवाल पूछ ले, इसी जगह एक सवाल पूछ ले, अ मैन मूव्स 6 मीटर ईस्ट, ऐसे बोला, फिर बोला 8 मीटर नॉर्थ, फिर बोला देन, ये बहुत बेसिक सा सवाल है, आप लोग करते हैं अपने नोट्स में, सभी के पास होगा कम से कम ये, देन क्लाइम्स अप 10 मीटर ऑन अ पोल। तो ऐसे सवालों को करने के लिए मेरा फिर भी कहना है आप लोगों से, ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका होता है, सर ऐसे सवालों का सबसे बेसिक चीज निकाल दीजिए। क्या निकाल दूं यार मैं, सर पोजीशन वेक्टर लिखा करो। 6 ईस्ट का मतलब आई केप, नॉर्थ का मतलब जे केप और ऊपर चढ़ गया मतलब के केप। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के देना है तो √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 6 और 8 का तो 10 आ जा रहा होगा, यानी कि 100 प्लस 100 200 हो जा रहा होगा। ये पूरा सोल्व करने पर 200 हो जा रहा होगा, तो ये आ जाएगा 10√2 मीटर चला गया वो। बहुत बढ़िया बात। इसका एक और बहुत बेसिक सा सवाल है जो बार बार पूछा जाता रहा है, आप लोग अपने एग्जांपल्स में कर रहे हैं, वो पूछेंगे नहीं हम लोगों से, बट उस सवाल को करने का प्रिंसिपल क्या है, क्यों बता रहा हूं कि सर जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, जब भी कोई पार्टिकल कैसे मूव करता है, सर्कल में मूव करता है, तो सर्कल में वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है कि वो दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल करता है। मान लीजिए किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरे पॉइंट तक गया, फिर इस तरीके से किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरे पॉइंट तक गया। कहां कहां से, A B C D, और रेडियस कितनी ले लेते हैं, R। अगर वो A से B जा रहा है तो डिस्टेंस कितनी हो जा रही होगी बच्चों, सर टोटल लेंथ 2πr होगी सर्कल की, डिवाइड बाय 4 कर रहा होगा। अच्छा, कोई डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहता है, सर पहले ऐसे R वेक्टर था,
फिर ऐसे आर वेक्टर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाना चाहिए आप लोगों का इस तरीके से √2r आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? √2r। कोई बोले इससे मत करो सर आप तो रोटेशन से करो, तो 2r कितने डिग्री से रोटेट हुआ, यहां से यहां चला गया ऐसे भी तो 90 डिग्री से, यानी कि 90 डिवाइड बाई 2 45 हो जा रहा होगा, यानी कि 2r इंटू 1/√2 हो जा रहा होगा, यानी कि √2r आ जा रहा होगा। उससे भी सेम टू सेम आया ना, अरे वो तो आना ही है यार, फॉर्मूला इसीलिए तो बनाया था। अब बाकी के सारे में सीधे लिखने की कोशिश करता हूं, जिसको ये आता है वो आगे बढ़ेगा। ए से बी, बी से सी गया तो डिस्टेंस कितनी हो गई है बच्चों अब हम लोगों की? सर डिस्टेंस इस केस में आ जा रही होगी 2πr बाय 4th पार्ट ट्रेवल कर लिया, दो ट्रेवल कर लिया, टोटल डिस्टेंस कितनी? πr। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस केस में? सर ए से सी जाने में डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। चलिए ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी पहुंच गया, तो इस केस में डिस्टेंस कितना आ जा रहा होगा? सर 2πr जो है कितने पार्ट ट्रेवल कर रहा है? टोटल के 3/4 कर रहा है, यानी कि 3πr/2 कर दे रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक में नहीं। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कोई पूछे तो सर ए से डी का डिस्प्लेसमेंट तो यही वाला आ जा रहा होगा, मेरे को लगता है √2r लिख दूं सीधे सीधे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस तरीके से ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली टोटल 2πr। और डिस्प्लेसमेंट की कोई बात करना चाहता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों 0। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहुत ज्यादा सवाल हमसे आ ही नहीं रहे, पूछ ही नहीं रहे हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसको हम समझना चाहते हैं कि कैसे सवाल बनते हैं, कहां से कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कोई और सवाल यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है नहीं, इसके अलावा कोई और सवाल आपको बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, यहां से सारी कहानी आपकी इजीली निकल जा रही होगी। आगे बढ़िए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। स्पीड की बात करते हैं और वेलोसिटी की बात करते हैं। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड बोला जाता है रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलिंग विद टाइम, यानी कि मैं चाहूं तो स्पीड लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी अपॉन कितना टाइम लग गया। अब उस जगह स्पीड दो तीन तरह से पूछेंगे। एक पूछता है वो एवरेज स्पीड क्या होती है, तो सर एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम लगा। दोबारा, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसके अलावा कुछ बेसिक सी चीजें भी बोली जाती है, जैसे कि एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस कवर करना इक्वल टाइम इंटरवल में। और फिर एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना इक्वल टाइम इंटरवल में। चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें लिख लेते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद में इसकी यूनिट अगर SI की लिखनी है तो SI यूनिट इसकी क्या बताते हो बच्चों आप लोग? मीटर पर सेकंड बताते हो। किसी को इसकी डायमेंशन लिखनी है तो वो कितनी हो जा रही होगी? L1 इंटू T-1 हो जा रही होगी, n तो 0 रहने वाला है। चलिए इसके अलावा कोई और स्पीड निकाली जाती है कि? हाँ सर इसके अलावा भी स्पीड निकाली जाती है। इसके अलावा निकाली जाती है स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जा रही होगी? ds/dt या dx/dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी क्षण विशेष पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है कि इस टाइम पे कितनी डिस्टेंस आ रही होगी, उसकी बात करता है। एट अ पर्टिकुलर टाइम की बात करता है। अगर है कोई तकलीफ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, मैं आपके जवाब देता रहूंगा। नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं चीजों को समझाता हूं, एक्सप्लेन। वैसे तकलीफ नहीं आने वाली, बहुत डिटेल में लेते हुए चल रहा हूं और बहुत बेसिक चीजें लेके चल रहे हैं हम लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर को वेलोसिटी बोलेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को भी वेलोसिटी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर नहीं बोलना, तो वेलोसिटी बराबर हो जा रहा होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब सर वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 होता था, क्या वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव 0 होगी? बिल्कुल होगी। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। किसी भी मूविंग पार्टिकल की स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के बाद में इसकी कोई डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन क्या आ जा रही होगी? सर वही जो स्पीड की आ रही थी, m0 L1 T-1। फिर यहां पे हम कुछ बेसिक सी बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना किस में? इक्वल टाइम इंटरवल में। एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देंगे। चलिए वेरी गुड। जब इतनी बात निकल कर आ गई है, इतनी कहानी हो गई है, तो एवरेज वेलोसिटी सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या टोटल चेंज इन पोजीशन कितना आया, और इसी जगह अगर इसी जगह डेल्टा वी से लिखना है, मतलब एवरेज निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या था अपना? R2 - R1 अपॉन T2 - T1, या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम।
और बात करता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे दे दी जा रही होगी सर, dr/dt दे दी जा रही होगी अगर पोजीशन वेक्टर r है तो। इसके अलावा कुछ और पोजीशन वेक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग निकाल दे रहे होंगे। जब डिफरेंस बहुत छोटा होता है तब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होते हैं। है तकलीफ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे के सवाल लेने से पहले अब मैं तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद में स्पीड और वेलोसिटी के कंपैरिजन की बात कराता हूं। तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, जीरो नहीं हो सकती। इसके अंदर क्वांटिटी है। स्पीड किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए नेगेटिव या जीरो तो बतानी नहीं है। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो है। और अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट और डायमेंशन दोनों की सेम टू सेम है। मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी, जीरो भी आएगी। वो पार्टिकल, अब इसमें वो पार्टिकल जिसके पास कुछ स्पीड है, जरूरी है उसकी वेलोसिटी उससे ज्यादा हो या कम हो। तो इसके लिए कहानी है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज और याद रखने वाली बात, डिस्टेंस जो होगी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब ये निकल कर आता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो हो जाएगा बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी के रेशियो की भी अगर मैं बात करूं तो स्पीड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होगी या बराबर होगी, बट उससे कम कभी नहीं हो सकती। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो क्या हो सकता है, शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वाइल एज इसी की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं वेलोसिटी अपॉन स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो क्या हो जा रहा होगा, लेस देन इक्वल टू 1। समझे इस बात को। ये पीवाईक्यू के हैं, ये दोनों कंसेप्ट पीवाईक्यू के हैं, मगर बहुत पहले पूछ लिए गए थे जब आप लोग भर्ती में नहीं लिए थे, मैं भी नहीं लिया था शायद, अब नहीं आ रहे हैं इसमें कोई सवाल। चलिए एक और छोटा सा कंसेप्ट बात करते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना। एवरेज स्पीड व्हेन टाइम इंटरवल इज सेम, मतलब पार्टिकल अलग अलग स्पीड से चले बट सेम टाइम के लिए चले। दोबारा, पार्टिकल अलग अलग स्पीड से चले बट सेम टाइम के लिए चले। कैसे चले, जैसे कुछ देर चला v1 से, फिर कुछ देर चला v2 से, यहां पे टाइम t लिया, यहां पे भी टाइम t लिया। तो ऐसे केसेस में जब एवरेज स्पीड निकाली जाती है तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज डिवाइड बाय n। अगर दो ही पार्टिकल सिस्टम है फॉर टू स्पीड्स, दो स्पीड्स ये दो ही बार चला है, तो v एवरेज कैसे निकाल दे रहे होंगे, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो जब टाइम सेम होगा तो उसको बोल देंगे अरिथमेटिक मीन, इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक मीन। याद रखेंगे इस बात को, नीट का बहुत अच्छा प्यार है ये। क्यों है मुझे नहीं पता, पूछ रहा है नीट इससे सवाल बार बार। कितने पूछ रहा है अभी दिखा देता हूं। और व्हेन पार्टिकल मूव्स सेम डिस्टेंसेज with different velocities या different speeds। तो कैसे बताना चाहते हैं कि सर आप लोगों ने पहले s डिस्टेंस टेबल करी, बाद में भी s करी, पहले v1 से चल रहे थे, बाद में v2 से चल रहे थे, तो v एवरेज निकालने का तरीका है n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस एंड सो ऑन चलते जाइए। इस कहानी को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ लिया था, हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ा था रेसिप्रोकल का। अगर दो ही पार्टिकल है v1 v2 के लिए ही निकालनी है तो v एवरेज बराबर कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/v1 प्लस 1/v2। तो इसको सोल्व करने पे कितना बन जा रहा होगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और ये दोनों फॉर्मूले इतने काम के हैं कि इनके ऊपर लगातार सवाल आ रहे हैं। कैसे लगातार सवाल आ रहे हैं अब हम उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चंस जो नीट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, मैं 2010 के बाद की बात कर रहा हूं सारे। पहला सवाल पढ़ेंगे हम लोग इसको। एक पार्टिकल है जिसने क्या किया, कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। कौन सा मीन लगेगा सर, हार्मोनिक मीन लगाएंगे।
और सर वैसे तो हमको फॉर्मूला याद है, इसमें तो हम ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हैं। वी एवरेज में लगेगा 2/1/V1 प्लस 1/V2, तो यहां से वी एवरेज बराबर आ जा रहा होगा 2V1V2/V1 प्लस V2। तो मुझे लगता है कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? थर्ड ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर यही मैच हो रहा है क्या? देख लीजिए, सभी का थर्ड है क्या? वेरी गुड। होना है यार, फॉर्मूला दिख रहा है सामने आपको। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे तो फिर क्या बात करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने का, आप नहीं कर पाएंगे, हम हर एक सवाल करेंगे। ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि आपकी काइनेमेटिक्स 1D पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी। फिर आप आपका कोई सा भी मॉड्यूल, कोई सा भी मटेरियल उठा के लगा लेना, कोई भी बुक उठा के लगा लेना। अगला सवाल, A vehicle travels half the distance with speed v and remaining half the distance with speed 2v। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सर अभी निकाला, डिस्टेंस सेम है, दो अलग अलग स्पीड से चला तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2 की जगह 2, v1 की वैल्यू v और v2 की वैल्यू 2v अपॉन v प्लस 2v, यानी कि 2 2 जा 4 v स्क्वायर अपॉन 3v। तो v एवरेज की वैल्यू यहां से आ चुकी है सर हमारे कितना? 4/3 टाइम्स ऑफ v आ चुकी है। देख लीजिए एक बार, कोई तकलीफ आ रही है पूछ लीजिए, नहीं आ रही है आगे बढ़ जा रहे होंगे हम लोग। वेरी इजी, 4/3v क्या ऑप्शन सही है क्या? हमारा आंसर चेक कर लीजिए, है क्या ऐसा 4/3v? हाँ सर 4v/3 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। बोला था ना कि स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले पे सवाल आ रहे हैं, और कितनी जोर से आ रहे हैं तुम देखो, लगातार पूछे जा रहा है, और ये एनसीईआरटी के पार्ट से। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for a next equal distance. Average velocity is given by the relation। बताओ कौन से उससे देना चाहेंगे आप? तो सर अपन ने इसे लिखा था एवरेज वेलोसिटी बराबर 2 टाइम्स ऑफ 1/v1 प्लस 1/v2। 1/v1 1/v2 को इधर भेज दिया मैंने, तो ये क्या बच गया? 2/v एवरेज इधर भेज दो आप लोग। तो ये ऑप्शन बन रहा है। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ सर सेकंड ऑप्शन है, ये नीट PYQ तुम्हारे। तो वही बोल रहे हैं कि इट इज टू इजी, वे इजियर, यू डू नॉट नीड टू वरी। आप अपने नोट्स पढ़ते रहें, रिवीजन क्विक लेते रहें, क्वेश्चन सोल्व करते रहें। फिर कोई डाउट आती है पूछो यार मुझसे, इसीलिए तो बैठा हूं मैं। इजी है दोस्तों, बना लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, फिर नीट PYQ का सवाल। एक पार्टिकल है कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस v1, अगले हाफ v2 से। सर हमको कुछ करना ही नहीं है, सीधे आंसर आ रहा है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक और सवाल बच रहा है, उसको फिर देखिए। अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद, ये सारे सवाल नीट PYQ 2010 के बाद पूछे लाइन से, वो तुम्हारे पास ABC देख ही रहे तुम। अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y, x पॉइंट x से y चली गई, इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया। गई किस स्पीड से? vu से। रिटर्न हुई किस स्पीड से? vd से। तो एवरेज स्पीड अगर पूछी गई है, एवरेज स्पीड अगर वो क्या पूछ रहा है हमसे, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो v एवरेज बराबर आ जाएगा सर 2v1 यानी कि vu vd अपॉन v1 प्लस v2। दिख गया ऑप्शन तुम लोगों को? सर पहला ही ऑप्शन है। अच्छा अगर वो इस जगह एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता, अगर वो इस जगह एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता, तो बताओ कितनी हो जाती बच्चों? सीधे सीधे जल्दी से अपना आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए कितनी हो जाती सीधे सीधे? सर 0 हो जाती। क्यों? क्योंकि सर पॉइंट x से y गया, y से वापस x आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी सीधे सीधे कितनी हो जा रही होगी दोस्तों? 0 हो जा रही होगी। चलिए आगे बढ़ जा रहे होंगे, आगे बढ़ जा रहे होंगे, आगे बढ़ जा रहे होंगे। एक सवाल और हाँ देखने का। एक बस है जो ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट 1/3 विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, अगला 1/3 विद 20 किलोमीटर पर आवर और लास्ट 1/3 विद 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब मुझे यूं बताइए क्या सेम है, टाइम सेम या डिस्टेंस सेम है? सर डिस्टेंस सेम है। पहले 1/3 करी, फिर 1/3 करी, फिर 1/3 करी, पहले v1 से, फिर v2 से, फिर v3 से। v एवरेज का फॉर्मूला तुमको बताया मैंने, क्या लगेगा? हाँ सर 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 यानी कि 3/1/v1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अरे हाँ है ना, बिल्कुल 3 ऊपर रहने दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 60 एलसीएम आ जा रहा होगा, 6 प्लस 3 प्लस 1, 60 ऊपर चला जा रहा होगा, यहाँ से उठ के 3 × 60 अपॉन 10 हो जा रहा होगा। इससे आ जा रहा है सोल्व करने पे 18 किलोमीटर पर आवर। क्यों आ जा रहा है? 0 से 0 कैंसिल, 6 × 3 18 आ गया।
अब इससे बताओ, इससे आसान सवाल क्या पूछेगा तुमसे वो काइनेमेटिक्स 1D से यार? इससे मुश्किल सवाल तो अपन ने क्लास में किए हैं, आपने आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, देख लीजिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और। ये सर्कुलर मोशन का सवाल, मतलब सर्कुलर टाइप का सवाल जो बताया भी तुमने मैंने। एक पार्टिकल है, कार है, जो रन कर रही है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे, रेडियस r बराबर 100 मीटर की। इस सवाल को मेरे को डिस्कस करना इसलिए ठीक लगता है क्योंकि ऐसे सवाल आ नहीं रहे अब नीट में ना। टाइम लिया उसने 62.8 सेकेंड फॉर ईच लैप, यानी कि टाइम पीरियड इतना हो गया। अब उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ट्रेवल करेगी s बराबर 2πr। भाई जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक लैप में, तो डिस्टेंस बराबर हो जा रहा होगा सर 2πr। और अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर रही है, तो एक सर्कल पूरा करने पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? अभी निकाला हमने पीछे सर्कल बना के, 0। सही बात है। तो एवरेज वेलोसिटी तो कितनी आ जा रही होगी बच्चों हमारी? एवरेज वेलोसिटी तो कितनी आ जा रही होगी बच्चों हमारी? सर एवरेज वेलोसिटी तो आ जाएगा कितना? 0। और सर एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस यानी कि 2πr अपॉन टोटल टाइम यानी कि t। टोटल डिस्टेंस 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 100 मीटर अपॉन टाइम हो गया 62.8। 3.14 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 इंटू 100 अपॉन 62.8। सर सेम टू सेम ही है। चलिए तो उसको लिख देंगे, देखा 62.8, 100 में से एक जीरो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बच जाएगा 100 की जगह 10। 62.8 से 62.8 कैंसिल, कितना बच गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी तो आई 0 और एवरेज स्पीड आई 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये नीट की PYQ है, मतलब इसको तो क्यों नहीं करोगे तुम लोग यार? ठीक है, एक कार रन एट अ कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर ट्रैक, रेडियस 100 मीटर, उसका इतना टाइम लगा गया, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है, एवरेज स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है, 10 मीटर पर सेकेंड आने वाली है। चलिए गुड, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, और देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत ध्यान से अंडरलाइन किया हुआ हमने इसको, क्योंकि कई बच्चे वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल लिख के एक्सेलरेशन निकाल रहे होते हैं। कभी नहीं बच्चों, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो dv/dt, ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब वेलोसिटी किसका टाइम फंक्शन है? टाइम का। और ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब वेलोसिटी किसका फंक्शन है? डिस्टेंस का। चलिए इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एक्सेलरेशन एक बार अगर लिखने की कोशिश करें तो चेंज इन वेलोसिटी लिख दूंगा यहाँ पे। हाँ, बेसिक यूनिट डायमेंशन की छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं। अपॉन टाइम इंटरवल लिख दे रहा होगा मैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन डेल्टा V बाई डेल्टा टी आ गया। कोई यूनिट पूछेगा मुझसे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी के साथ कोई डायमेंशन पूछेगा मेरे से तो m0 L1 t-2। उसके अलावा ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर भी किसी को तकलीफ है तो पूछिए। अब यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, इसमें क्लैरिटी है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में आपको एक बहुत बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूँ K1D में, जो अपनी इसी सीरीज में जो चलती रहेगी पूरी मैकेनिक्स, उसमें काम आने वाला है। क्या कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो तुम्हारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। अच्छा, डायरेक्शन चेंज होगी क्या? नहीं। तो नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। दोनों ही केस में नहीं होगी, केस 1 केस 2 में। बट थर्ड केस, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी एंगल थीटा पे दिए हुए हैं तो सर देखना इस बार एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं हमको। एक दिख रहा है a cos थीटा और एक दिख रहा है a sin थीटा। तो देखेंगे वेलोसिटी पैरेलल है a cos थीटा के, इसका मतलब स्पीड बढ़ाएगा ये। तो a cos थीटा तो क्या करेगा? स्पीड बढ़ाएगा। और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है a sin थीटा के, इसका मतलब ये क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन में चेंज करेगा, यानी कि पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन चेंज करेगा, ये वेलोसिटी बदलेगा। अच्छा, स्पीड बदल रही है तो वेलोसिटी भी बदल रही है क्या? हाँ सर, क्योंकि स्पीड को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, जबकि वेलोसिटी को बदलने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही तो भी वेलोसिटी चेंज होगी।
आगे बात कर लेते हैं। यानी कि सर जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा। 90 डिग्री नहीं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री, इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी एंगल है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगी। बट व्हाट इफ V और A अगर ऐसे परपेंडिकुलर है तो फिर सर्कुलर मोशन होगा। इसके बारे में हम लोग सर्कुलर मोशन में सीखने वाले हैं। ये बस मैंने बेसिक से प्रिंसिपल्स बताए हैं तुम लोगों को, मगर ये तो कहानी क्लियर है तुम लोगों को ऊपर की 3 की। चलिए अब आगे बढ़ जाइए, पहला सवाल देख लीजिए इसका। ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है 30 आई कैप, कुछ देर बाद टाइम इंटरवल लगा 10 सेकेंड, उसकी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर, मगर किधर, जे कैप की तरफ। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा बच्चों, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यानी कि 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप, ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अच्छा, इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछना चाहता है, अभी निकाल के देते सर। अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस माइनस 30 का स्क्वायर कितना आ जा रहा होगा बच्चों, मेरे हिसाब से 50 आ जाएगा। क्या 3 और 4 का 5 होता है, तो 30 40 का 50 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ जा रहा होगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल की बात करेंगे हम लोग। चेंज इन वेलोसिटी 50 है और टाइम इंटरवल 10 सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों हम लोगों का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये नीट PYQ है यार बच्चों हम लोगों का, इससे आसान क्या बताएगा वो तुम लोगों को, या क्या देगा मुझे बताइए ना सर, नथिंग। क्लैरिटी है यहां तक? तो तुम देख पा रहे होंगे डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, स्पीड पढ़ी, और इन्हीं के कुछ बहुत बेसिक से कंसेप्ट पढ़े, जिसमें भी हम लोगों को ये पता लग रहा है कि सर एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से लगातार सवाल आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आगे लिखा था नीट का प्यार। मतलब पता नहीं क्या प्यार है एनटीए वालों को, नीट वालों को इससे। एनटीए तो खैर अभी आया है, नीट को भी था इससे तो प्यार शुरू से। अब एक बार में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की कहानी समझ लेते हैं। सर अगर अपने को डिस्टेंस दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dt। अच्छा, वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, dv अपॉन dt, या चाहें तो क्या कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर दे रहे होंगे। सिमिलरली अगर उसी तरह से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, dv बराबर इंटीग्रेशन a dt कर देना है सर। उसी तरीके से अगर x निकालना है वेलोसिटी से तो dx बराबर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन v dt कर दे रहे होंगे। उसके अलावा अगर एक लास्ट कहानी, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है तब एक्सेलरेशन निकालना है तो a बराबर v इंटू डी बाय कितना हो जाता है बच्चों, dx हो जाता है। यानी कि अगर डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। और अगर बहुत बेसिक सी बात बोल दूं कि डिस्टेंस से एक्सेलरेशन सीधे निकालना है तो क्या करिए, डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए ना इसका। यही तो बात बोली थी, यही तो लिखी थी मैंने वहां पे। कोई दिक्कत? अब देखो एक ही पेज में सारी कहानी समअप होगी, एक ही डायग्राम में। एक्स दिया है, वेलोसिटी निकालना है, सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन। एक्स दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, इंटीग्रेशन। वेलोसिटी दी है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर इंटीग्रेशन। पोजीशन। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल लेते हैं। क्या पूछा गया है, डिस्टेंस दे दी गई है, एस बराबर दिया गया है हम लोगों को 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है उसने, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ds बाई dt। डिफरेंशिएशन आता है आप लोगों को, बिल्कुल आता है सभी लोगों को। कितना आ जाएगा, 3 आ गया जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 2 आ गया जाएगा 14t प्लस 14t का 14 प्लस 5 का 0 हो जा रहा होगा। चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं तो a बराबर dv बाई dt कर देते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। 9t स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आया, 9 इंटू 2 18t प्लस ये 14 बचेगा और ये दोनों 0 हो जा रहे होंगे। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल गई। एक्सेलरेशन पूछा है t बराबर कितने सेकंड पे बच्चों, नीट PYQ है, देखना बहुत ध्यान से। क्या पूछ रहा है तुम लोगों से नीट, सर ये पूछ रहा है तो 18 इंटू 1 प्लस 14 कितना आ जाएगा बच्चों, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट शुड बी द एक्सेलरेशन। किसी को तकलीफ है तो बोल दीजिए, नहीं है आगे बढ़ जाएंगे। वैसे तकलीफ नहीं है, फिर भी किसी को तकलीफ है तो चेक कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, मेरी स्पीड किसी को कहीं पे तेज लग रही है वो स्लो डाउन कर ले, 0.75 पे देख ले, किसी को कम लग रही है 1.25 पे देख ले। हम ठीक ठाक स्पीड को मेंटेन रखना चाहते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, आप मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। आप तो मेरा कितना भी ले लो वैसे, बट मैं आपका ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जल्दी से जल्दी चीज़ें रिवाइज करनी है, जहाँ कहीं तकलीफ आ रही है उनको समअप करना है। तो हम इसलिए नहीं देख रहे, अरे सर हम इसको इसलिए देख रहे हैं, कंसेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं, क्वेश्चंस रिवाइज हो रहे हैं, और पूरी फिजिक्स पढ़नी है तो कंसेप्ट बेस्ड फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी ना, क्वेश्चन बेस्ड फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी हम लोगों को। फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। आगे बढ़ जाता हूँ,
प्लीज गाइस, आगे बढ़ने पे इसका आंसर तो 32 आ ही गया था, 32 था ना, हाँ 32 ये सेकेंड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलावा अलोंग ट्रेवल कर रहा है। एक्स बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, उसका टी स्क्वायर प्लस टी दे दिया गया है। वेलोसिटी पूछिए तो v बराबर क्या करेंगे, dx बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t और t का आ जाएगा 1। वेलोसिटी का पूछिए, t बराबर 2 सेकंड पे पूछी गई है, तो v बराबर कितना आ गया, 2 इंटू 2 प्लस 1 आ गया, तो v बराबर कितना आ गया, 4 प्लस 1 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर किसी को तकलीफ है तो पूछ डालिए, नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगला सवाल दिया गया है, द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। एक पार्टिकल है जिसका मोशन है अलोंग द स्ट्रेट लाइन 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, जहां पर x मीटर में है, टाइम सेकंड में दिया गया है, आपसे पूछा गया है रिटार्डेशन पूछा है जब वेलोसिटी 0 है। सबसे पहले वेलोसिटी निकालें, v बराबर dx अपॉन dt करें, 8 ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 12 का 12 आ जाएगा, माइनस 3t स्क्वायर आ जाएगा, तो v बराबर आया 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो 0 कर देंगे वेलोसिटी को, वो टाइम जब वेलोसिटी 0 है तो निकाल लेंगे सर, यहां से 3t स्क्वायर बराबर 12 आ जाएगा, तो t स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, तो t बराबर कितना ले लेंगे, प्लस माइनस 2 की जगह प्लस 2 सेकंड लेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी कब 0 है, t बराबर 2 सेकंड पे। क्या पूछा है, रिटार्डेशन। तो सर पहले एक्सेलरेशन निकालो, a बराबर क्या करोगे सर, dv बाई dt करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, d बाई डी टी ऑफ 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन 12 का तो हो गया 0 माइनस 3 इंटू 2 6t हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, माइनस 6t आ गया। t बराबर कितना पुट करना पड़ेगा सर, तब निकालना है जब वेलोसिटी 0 तो t बराबर 2 सेकंड पुट करेंगे, a बराबर माइनस 6 इंटू 2, तो a बराबर कितना आ गया, माइनस का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन हमारा तो नेगेटिव आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं है ना। अरे उसने रिटार्डेशन पूछा है। दोबारा आप में कुछ लोगों का सवाल होता है सर एक्सेलरेशन वैसे अभी नहीं होना चाहिए, पहले होता था कभी तो ठीक है, आज इस टाइम पे तो नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो क्लैरिटी। अरे उसने एक्सेलरेशन नहीं पूछा, उसने रिटार्डेशन पूछा है। एक्सेलरेशन होता तो माइनस 12 आंसर सही था, रिटार्डेशन पूछ रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाता है। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। किसी को तकलीफ तो बोलेगा, नहीं है तकलीफ तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इसमें के और सवाल और आंसर निकालेंगे। चलिए 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही आंसर है हमारा। अगला सवाल दिया गया है, बहुत ही सही सा सवाल है, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x मीटर में है, उसका मास m किलोग्राम में है, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है किसी फोर्स की वजह से, टाइम t से जो रिलेशन है वो t बराबर √x प्लस 3 दे दिया हम लोगों को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, ऐसे पूछा है कि पार्टिकल की जब वेलोसिटी 0 है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पूछा है। तो सर पहले √x बराबर कितना हो जाएगा, t माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर, t माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन कर लीजिए आप, तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6t प्लस b स्क्वायर, सही है क्या ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो t का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 6। क्या पूछा उस आदमी ने, अगले आदमी ने हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा पार्टिकल का जब वेलोसिटी कितनी है 0। चलिए सबसे पहले तो t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन चेक कर लीजिए। t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी आ रही है, 9 आ रही है क्या, चलो क्यों, t के लिए 0 पुट करी, 0 पुट करी, 9 तो बचेगा अकेला। वेलोसिटी निकालो सबसे पहले, तो v बराबर क्या करेंगे बच्चों, dx अपॉन dt करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, t स्क्वायर की जगह 2t आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0, तो v बराबर 0 करना है, मतलब 2t माइनस 6 बराबर 0 करना है, तो 2t बराबर 6 करना है, तो वेलोसिटी कब 0 है, t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो x व्हेन v इक्वल टू 0, इसका मतलब t बराबर कितना लेना है, 3 सेकंड लेना है। तो x बराबर देखना कितना आएगा, t स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया मेरे हिसाब से। दोबारा 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, सॉरी 9 हो गया, 9 इंटू 9 कितना हो जा रहा होगा तुम्हारा बच्चों, 9 इंटू 9 हो जा रहा, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 माइनस 18, x बराबर कितना आ जा रहा है 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0 बराबर कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0 बराबर कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का जब वेलोसिटी 0 है, तो x इक्वल टू 0 पर है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत बढ़िया सवाल नीट PYQ का, मतलब बहुत अच्छा सवाल क्यों लगता है, क्योंकि बढ़िया वैरायटी दी हुई है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं दिया हुआ है। एक्सेलरेशन निकालने को बोला है उसने, देखना पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ने बोला कि एक पार्टिकल जिसका यूनिट मास है वन डायमेंशन मोशन में जा रहा है इस तरीके से कि उसकी वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस जो कि बीटा इंटू एक्स की पावर -2n है। हमसे बोला जा रहा है बीटा और n तो कांस्टेंट है, x एक पोजीशन पार्टिकल को बता रही है, एक्सेलरेशन बताना है आपको। तो सर a बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, सीधे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आज की तारीख में इस जगह पहुंच चुके हैं आप लोग, और याद है सर हम लोगों को, आप तो अपना सोल्यूशन बता कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन ही बता रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को उसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कहाँ से चीजें चलेंगी। तो a की जगह a, v की जगह v, बीटा के साथ आगे आगे मल्टीप्लाई होगा -2n इंटू बीटा, और इसकी पावर कम कर देंगे तो -2n -1। चलिए अब वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, बीटा इंटू एस की पावर -2n इंटू -2n बीटा एस की पावर -2n -1। इतनी कहानी हो गई है। नेगेटिव सिंबल बाहर चला जा रहा होगा, -2 की जगह 2, n की जगह n, बीटा 2 बार आ गया, बीटा का स्क्वायर, एस की पावर को ऐड कर दो, -2n -1। तो एक्सेलरेशन देखना कितना आ चुका है यहां से। लेट अस सी एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों, -2n बीटा स्क्वायर एस की पावर -4n -1। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ सर, पहला ही ऑप्शन है। क्या करेक्ट है क्या? 100% यार, गलत होने का चांस ही नहीं है हमारा। हम गलत नहीं करेंगे, हम इतना अच्छा पढ़ेंगे, हम इतने सही से करेंगे, इतनी सटीकता से कैलकुलेशन करेंगे कि हम सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट मिस्टेक नहीं करेंगे, हम एक ही बार में चीजों को सही करके देंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल ये दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। शायद मैं क्वेश्चन को पढ़ने में कम टाइम दे रहा हो, आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए, लिख लेना बच्चों। जो सोल्यूशन है मेरे से पहले बनाना आप लोग, उसके बाद आंसर चेक करना मेरा, ठीक है। इसको पढ़िए अब आप लोग, फिर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करिए, उसके बाद में फिर आप मेरे से आंसर मैच करना। दो कार P और Q दे रखी है, दोनों का पोजीशन फंक्शन दिया हुआ है। x पार्टिकल P का पोजीशन दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर से। तो पार्टिकल P की वेलोसिटी कितनी आ जा रही होगी, vp बराबर सर dx t बाई dt। तो vp बराबर आ जा रहा होगा सर a प्लस 2bt। सिमिलरली पार्टिकल Q की पोजीशन दी गई है हम लोगों को ft माइनस टी स्क्वायर। तो पार्टिकल Q की वेलोसिटी आ जा रही होगी dx³ बाई dt। तो ये कैसे निकाल रहे होंगे, तो v³ आ जा रही होगी f, t का डिफरेंशिएशन 1 -2t। अगले आदमी ने क्या पूछा है, टाइम व्हेन वेलोसिटीज आर इक्वल, टाइम व्हेन सेम वेलोसिटीज। दोनों की वेलोसिटी कैसी हो गई हमारी, सेम। तो दोनों की वेलोसिटी सेम होने का मतलब क्या हो गया है, दोनों की वेलोसिटी सेम होने का मतलब क्या हो गया है कि सर पार्टिकल v की वेलोसिटी बराबर पार्टिकल q की वेलोसिटी। पार्टिकल v की वेलोसिटी है a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t। t वाले एक तरफ ले चले तो 2bt प्लस 2t बराबर f माइनस a। 2t कॉमन ले लेने पे b प्लस 1 आ गया बच्चों, ये बराबर f माइनस a। यहां से देखेंगे अब आप लोग, यहां से देखेंगे अब आप लोग, अरे देखो जल्दी से टाइम कितना आ गया, अरे देखो जल्दी से टाइम कितना आ गया, f माइनस a डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ b प्लस 1। आया नहीं आया, क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो पा रहा है क्या हम लोगों का? तो कोई रॉकेट साइंस वाले सवाल आते नहीं है अपने नीट में। सर ये रहा सेकंड ऑप्शन, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अब आप लोग चेक कर लीजिए आपका आंसर सही है। क्वेश्चन को जो आपको आ रहा है वीडियो को पोस्ट करें, उसके बाद सोल्व करें, उसके बाद में आप मेरे से आंसर मैच करें। मेरे साथ करेंगे तो हो सकता है मैं आपसे पहले कर दूंगा। अगर आप मुझसे पहले कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है। मुझसे पहले कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन में टाइम ले रहा हूं, आप फटाफट निकालो चीजों को, टाइम नहीं देना है बिल्कुल भी आप लोगों को किसी को। बहुत बढ़िया सवाल अगला। v बराबर एक पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है, v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे आप लोग। a और b कांस्टेंट दिए गए हैं, पार्टिकल की डिस्टेंस टेबल पूछी है 1 से 2 सेकंड के बीच में। v को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब dx बाई dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, डिस्टेंस पूछिए तो डिस्टेंस का फंक्शन बनाना पड़ेगा ना पहले। तो dx बराबर कितना लिख सकते हैं सर, at प्लस bt स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन dt। चलो बहुत बढ़िया, ये तो 1 से निकल के आने वाला है। इनिशियल टाइम कितना है 1 सेकेंड, फाइनल टाइम कितना है बच्चों 2 सेकेंड। चलिए
देखते हैं dx की वैल्यू कितनी आ जा रही होगी बच्चों, x, dx की वैल्यू कितनी आ जा रही होगी, x। इनका इंटीग्रेशन करते हैं, a का इंटीग्रेशन करेंगे तो a इंटू टी का हो जाएगा t²/2 प्लस b इंटू टी का हो जाएगा t³/3। कोई तकलीफ है किसी को तो बोल दीजिए, नहीं तो लिमिट लगा दो 1 से 2 तक। तो x बराबर देखना कितना आ जाएगा, एक बार a इंटू 2 का स्क्वायर/2, एक बार t की जगह 2 पुट कर दो, एक बार t की जगह 1 पुट कर देंगे, प्लस b इंटू 2 का क्यूब/3 माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर/2 प्लस b इंटू 1 का क्यूब/3। कोई तकलीफ वाली बात तुम लोगों को यहां तक में नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आगे बढ़िए देखना, x बराबर 2 से 2 गया तो x बराबर 2a प्लस 8b/3 माइनस a/2 प्लस b/3। चलो चेक करते हैं, 2a माइनस a/2 एक साथ लिख दो सेम वालों को, प्लस 8b/3 माइनस b/3, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। 2a में से a/2 गया तो कितना बच जाएगा बच्चों, 3a/2 बच जाएगा क्या, 2 में से आधा गया 1.5 बचेगा, 2 में से हाफ गया 1.5 बचेगा, प्लस एलसीएम सेम है तो 8b/3, 8b माइनस b कितना आ जाएगा 7b/3। तो x बराबर आया बच्चों मेरा 3a प्लस 7b/3, 3a/2 प्लस 7b/3। ऑप्शन देखो, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा दिख रहा है हमको, टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, कहानी खत्म हो गई, सवाल बन गया। इससे आसान क्या पूछ रहा है सामने वाला तुमसे, नोटेड। तीसरा, अगले सवाल पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल पहले पूछा गया हुआ, x बराबर दिया हुआ है, पार्टिकल है, पार्टिकल के बारे में उसका पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में t+5⁻⁻1। आपसे पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा है कि डिस्टेंस के कैसे प्रोपोर्शनल होगा। सर एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, v बराबर कितना बच्चों, dx/dt। चलो dx/dt लगाता हूं तो d/dt ऑफ t+5⁻⁻1। तो v बराबर देखना, चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, हाँ सर, -1 आगे आ जाएगा, t+5⁻⁻1 इंटू d/dt ऑफ t+5। तो v बराबर माइनस की जगह माइनस, t+5⁻⁻2, t+5 का यानी कि 1 + 0। तो देख पा रहे होंगे आप लोग इस तरीके से कि सर वेलोसिटी जो आई वो आई -t+5⁻⁻2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी देखना, इसको मैं चाहूं तो इसे लिख दूं क्या, v बराबर माइनस ऑफ t+5⁻⁻1 की होल पावर 2। ऐसा क्यों किया सर आपने, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 × 2 -2 बन जाएगा। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि v बराबर आया मेरा, या v प्रोपोर्शनल टू आया मेरा t+5⁻⁻1 को क्या लिख देंगे, x, v प्रोपोर्शनल टू x² आ गया। एक रिलेशन ये मिल गया मेरे को। ये रिलेशन क्यों निकाला आपने, अरे पूछा नहीं था मेरे से, मैंने इसलिए निकाला ताकि कभी इसमें के सवाल को कैसे कैसे पूछ सकता है, सारी चीजें बता रहा हूं। अब a बराबर क्या लिखेंगे, dv/dt लिखना है सर हमको, तो सीधे सीधे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं लगाना, तो dv/dt लिखना है तो माइनस बाहर लिख दिया, d/dt ऑफ t+5⁻⁻2, फिर से चेन रूल लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आगे आ जाएगा, t+5⁻⁻3 नहीं आया तो -2 -1 करो बच्चों, इंटू d/dt ऑफ, देखना क्या आएगा, t+5, इसका तो 1 हो जा रहा होगा। तो एक्सेलरेशन a बराबर आ गया 2 टाइम्स ऑफ t+5⁻⁻3। तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है t+5⁻⁻3 पे। तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है, अगर x पे निकालना है तो ये हो गया सर x⁻3। कैसे लिख दिया, t+5⁻⁻1 को x लिख दिया, बची पावर 3 लिख दी। सर एक्सेलरेशन x⁻3 के प्रोपोर्शनल है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन निकालना पड़ेगा। हाँ, यहां से देखना, वेलोसिटी का √, इज प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है क्या भाई, उधर देखो ना, v प्रोपोर्शनल टू x² है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना, पावर उधर ले चलते हैं, तो v की पावर हाफ प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर। तो a प्रोपोर्शनल टू x की जगह लिख देंगे v की पावर 1/2 की होल पावर 3, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, v की पावर 3/2। अब देखो, मैंने इसे निकाल लिया था मगर उसी की जरूरत पड़ी है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है सर, पहला। ये दोबारा समझ लीजिए, किसी को तकलीफ आई तो, एक्सेलरेशन इतना था t+5 की होल पावर -1, वेलोसिटी निकाली तो ऐसे निकल कर आई, t+5 की पावर -1 को मैंने x लिख दिया,
और स्क्वायर लगा दिया, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x प्रोपोर्शनल टू आया वेलोसिटी की पावर हाफ। फिर एक्सेलरेशन निकाला तो पता लगा वो x क्यूब के प्रोपोर्शनल आया, ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ हमारा, तो फिर अपन वेलोसिटी से मैच किया, तो x की जगह लिखा अपन ने v की पावर हाफ की होल पावर 3, तो v की पावर कितना आ गया बच्चों 3/2 आ गया। अब एक बात बता देता हूं आप लोगों को कि सर अपन ने वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर ये सारी पूछी, इनकी कभी एवरेज वैल्यू पूछे तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन जो दी जाती है वो कैसी दी जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स। जैसे इफ, समझना बहुत ध्यान से बात को, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो v एवरेज जो निकलेगा वो निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। सिमिलरली इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो निकालने जा रहे हैं वो निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इफ एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा सर हमको इंटीग्रेशन a dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। कोई दिक्कत वाली बात किसी को यहां तक में, कोई दिक्कत वाली बात किसी को यहां तक है? इसमें से एक सवाल उठा लेते हैं बस अपन, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे एक वो छोटा सा सवाल ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको v बराबर 2t + 2, फाइंड v एवरेज फ्रॉम t बराबर 1 से 2 सेकेंड के बीच में। अभी निकाल के देते हैं सर, अभी ठीक करके देता हूँ ना, तो चलिए लिखा दो इंटीग्रेशन v dt, v की जगह लिख देंगे सर 2t + 2 dt, लिमिट लगा देंगे सर 1 से लेके 2 तक, अपॉन इंटीग्रेशन dt, लिमिट लग जाएगी सर 1 से लेके 2 तक। चलो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ से, 2t की जगह आ जाएगा 2 × t² प्लस 2 के साथ आ जाएगा t, लिमिट लगी 1 से 2 तक, डिवाइड बाई dt का आ जाएगा t, लिमिट लगी 1 से 2 तक। 2 से 2 गायब हो गया हमारा, एवरेज वेलोसिटी निकला सर, t की जगह एक बार 2 पुट कर देंगे, 2² प्लस 2 × 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 अपॉन 2 - 1, तो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर का देखो अब 2 की पावर 2 4, 4 + 4 8, 8 - 3 कितना आ जाएगा इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू बराबर 5 मीटर/सेकंड। 1 से 2 सेकंड के बीच में उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू आई 5 मीटर/सेकंड। तो इसमें का कोई सवाल आ जाता है हमारे पास तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे चलने की कोशिश करते हैं। जब भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं कि कोई पार्टिकल अगर किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है सॉरी दोस्तों कि कोई पार्टिकल अगर किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट कुछ ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कुछ ट्रेवल करेगा, कुछ टाइम लगाएगा। तो ये सारे फंक्शंस रिलेटेड हैं कुछ इक्वेशंस से, जहाँ पे v बराबर u + at फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, s बराबर ut + ½ at² थर्ड इक्वेशन बोलते हैं, v² बराबर u² + 2as। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल बोलते हैं, और एवरेज वेलोसिटी टाइम के साथ v + u/2 होती है। ठीक है, एक इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा इसकी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम लोगों से पूछा जाता है पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो ये सारी जो इक्वेशंस दी गई आपको, ये सारी इक्वेशंस आपकी हर तरीके से मदद कर दे रही होती है। यस सर, ये सारी इक्वेशन हमारी हर तरीके से कैसे मदद करती है कि इस इक्वेशन के बेसिस पे कोई भी सवाल कर सकते हैं। और इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 6 सवाल पूछे गए हैं। क्या क्या सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, समझ में आया ना? एस डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, इनके बेसिस पे सवाल कैसे करते हैं उससे पहले समझते हैं। क्या होगा जब भी अपन इस तरह के सवाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ओरिजिन चूज कर लें, यानी कि अपना रेफरेंस पॉइंट चूज कर लें। उसके बाद में कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले तो दूसरे को कैसा ले लेंगे, नेगेटिव ले रहे होंगे। उसके अलावा जो डायरेक्शन अपन ने सेलेक्ट करी गई उस डायरेक्शन के साथ में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उनकी डायरेक्शंस बनाएं, चेक करें कौन पॉजिटिव आ रहा है कौन नेगेटिव आ रहा है, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, पर्टिकुलर इक्वेशन उठाएं और आंसर निकाल लें, एक वैल्यू साइन के साथ पुट करेंगे। अब इसमें भी एक सवाल लिखते हैं हम लोग, जैसे कि एक सवाल बहुत बेसिक सा दिया गया, एक कार दी गई है हम लोगों को जिस मूव कर रही है कितने मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से।
एक ड्राइवर ने क्या देखा, रेड सिग्नल देखा और ब्रेक अप्लाई किए, जिसकी वजह से कांस्टेंट रिटार्डेशन आया और कार कितनी देर में रुक गई, 4 सेकंड में। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो पूछी गई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लिया, 4 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वी एवरेज इंटू टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी कितनी है सर, u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम, तो यानी कि 20/2 इंटू 4, यानी कि ये आ जा रही होगी 40 मीटर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी चीज जो अपन ने नहीं लिखी थी अभी तक, इसकी थर्ड इक्वेशन के बाद में जो फोर्थ इक्वेशन को इन जनरल बोला जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। दोबारा क्या बोला जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। जब भी वो बात करेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो कैसे निकालेंगे वो बताता हूं मैं आप लोगों को। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड की जैसे हम बात करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम में जब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो न्यू बोला 1 सेकेंड की बात कर रहा है। तो देखना, मान लो यहां से शुरू करें, यहां पर पहुंचे, ये डिस्टेंस ट्रेवल करी टोटल n में, तो उससे 1 सेकेंड कम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर देंगे उसको क्या बोल देंगे, Sn-1। तो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू लगाई, आंसर निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आई, u प्लस हाफ a/2 इंटू 2n-1। चलिए, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब चारों इक्वेशंस का यूज कैसे करते हैं, इनके सवाल कैसे आते हैं, उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, जिसके हमने बहुत सारे सवाल क्लास में भी किए थे, आपने भी किए होंगे। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल कहां से स्टार्ट करे बच्चों, रेस्ट से, यानी कि u बराबर 0 विद एक्सेलरेशन जो कि कैसा है, कांस्टेंट, देन डिस्टेंस कवर्ड इन t टाइम, टोटल टाइम t की बात कर रहा है वो, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, तो s बराबर 0 प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम में किस पे डिपेंड कर रही होगी, t स्क्वायर पे। फिर बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर सेकेंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फोर्थ इक्वेशन लगाएंगे। एस nth क्या होती है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, u की वैल्यू 0 पुट कर दी, प्लस a/2 इंटू 2n-1, a कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा होगा 2n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों बहुत काम की चीजें हैं। क्यों काम की चीजें हैं, क्योंकि सर इनके ऊपर भी सवाल लगातार पूछता रहा है नीट हमसे, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट्स पे भी। कैसे बताते हैं। सबसे पहले तो यूं पूछते हैं, एक पार्टिकल ने रेस से स्टार्ट किया, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग 4th एंड 3rd सेकेंड। तो s 4th अपॉन s 3rd बोल रहा है ना वो, तो 2n-1 के प्रोपोर्शनल होता है ना, यानी कि 2 इंटू 4-1 अपॉन 2 इंटू 3-1। सर आपको कैसे पता लगा, अरे 4th 3rd मतलब पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, यानी कि 7/5। आंसर दिख रहा है क्या सर, पहला ही दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा देख लीजिए सर, जैसे ही उस अगले आदमी ने बोला ना हमसे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो हमको समझ में आ गया कि s nth प्रोपोर्शनल टू वो यूज करना चाहता है 2n-1, s nth प्रोपोर्शनल टू वो यूज करना चाहता है 2n-1। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u बराबर 0, a की वैल्यू दिया गया है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो n दिया हुआ है वो 3rd सेकेंड की बात कर रहा है। तो फोर्थ इक्वेशन लगा दे, SNth बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब देखिए कितना प्यारा नीट का सवाल है, मगर कितना आसान सवाल यार। 0 प्लस a की वैल्यू 4/3 इंटू 2 इंटू 3-1, तो कितना आ जा रहा होगा बच्चों, SNth बराबर 4/2, यानी कि 2 से 4 गया 2 टाइम 3 इंटू 6-1 5 इंटू 2 10/3 मीटर। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या अपने को ऐसा, हाँ सर, कौन सा ऑप्शन, 3rd ऑप्शन। अगले सवाल के लिए चलो, अब हम बात करते हैं बच्चों इस सवाल के बाद में नए कंसेप्ट्स के बारे में। नए कंसेप्ट जिसका मैं बोल रहा था कि नीट का प्यार वो पूछ रहा है इससे सवाल, तो क्या है वो कंसेप्ट, उसके बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। कि कोई पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखा,
तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो फोर्थ इक्वेशन लगाएंगे। अगर रेस्ट से स्टार्ट किया है तो हमने पहले ही बोला था कि Sn प्रोपोर्शनल टू 2n - 1 है। जब रेस्ट से स्टार्ट करें एक्सेलरेशन कांस्टेंट अभी पीछे पड़ के आए तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, ऐसे nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कितना आएगा बच्चों? 2 × 1 - 1 is 2, 2 × 2 - 1 is 2, 2 × 3 - 1 is 2, 2 × n - 1। तो कितना आ जाता है सर? ये रेशियो आता है हमारा 1:2, 3:2, 5:2, 7:2, 9:2 एंड सो ऑन चलता रहता है सर। बस इसमें एक शर्त है, टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। अगर 1-1 सेकंड का इंटरवल ले रहे तो 1-1 सेकंड का, 10-10 सेकंड का इंटरवल ले रहे तो 10-10 सेकंड का, 5-5 सेकंड का इंटरवल ले रहे तो 5-5 सेकंड का। और ये 1:3:2 क्या है? पहले 1 सेकंड में, फिर दूसरे 1 सेकंड में, अगर पहले 1 सेकंड में x करा तो दूसरे 1 सेकंड में कितना करेगा? 3x, उसके अगले 1 सेकंड में 5x, उसके अगले 1 सेकंड में 7x, इस तरीके से चलेगा। तो उसी जगह अगर मैं बोलूं कि पहले 1 सेकंड में नहीं, पहले 5 सेकंड में वो x चला तो अगले 5 सेकंड में कितना चलेगा सर? 3x, उसके नेक्स्ट 5 सेकंड्स में सर 5x, उसके नेक्स्ट 5 सेकंड में सर 7x। उसी तरीके से ये टोटल टाइम की बात करता है तो सर हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, s बराबर ut + ½ at², u 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s प्रोपोर्शनल टू आता है सर t²। तो पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तीसरे का, ऐसे nth सेकंड, टोटल n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो ये पर्टिकुलर का या टोटल का सर? 0 से 1 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, 0 से 3 सेकंड, 0 से 4, 0 से n। तो इसमें चलेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो कितना आ जा रहा होगा? 1:4:9:16:2 चलता रहेगा बच्चों, जो भी टाइम दे दे उसका स्क्वायर कर देना। t² ले लो, n² ले लो, बात बराबर ही, उससे कोई तकलीफ आने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पे अगला सवाल लेते हैं। देखिए सवाल को समझते हैं हम लोग। स्टोन फॉल्स फ्रीली, अच्छा ये मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, उससे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। ये सवाल में समझे a बराबर g दिया हुआ है जो कि कांस्टेंट है। चलो a बराबर g दिया हुआ है जो कि कैसा है बच्चों? हम लोगों का कांस्टेंट है। चलो तो समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीड आउट करना एक बार बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन रीड आउट करना जल्दी से बच्चों एक बार। सर क्वेश्चन रीड आउट कर रहे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पत्थर है, स्टोन है, h1 जो कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है ग्रेविटी में। h1 h2 h3 डिस्टेंस कवर करता है वो फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड में, फिर उसके अगले 5 सेकंड में, फिर उसके अगले 5 सेकंड में। यानी कि टाइम इंटरवल कैसा है दोस्तों? कांस्टेंट। टाइम इंटरवल कांस्टेंट है। अच्छा इक्वल टाइम इंटरवल ले रहा है क्या? हाँ सर, टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, इक्वल टाइम इंटरवल ले रहा है क्या? एक के बाद एक टाइम इंटरवल ले रहा है क्या? हाँ सर। तो इसकी जो हाइट का रेशियो है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? इसकी जो हाइट का रेशियो या डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए सर? h प्रोपोर्शनल टू वही 2n - 1 पे। तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि h1 प्रोपोर्शनल टू h2 प्रोपोर्शनल टू h3 अगर बात कर रहा है, तीनों इंटरवल 5-5 सेकंड के हैं, तो अगर इसमें 1 चलेगा तो इसमें कितना टाइम? 3 टाइम। इसमें कितना टाइम? 5 टाइम्स। अब मुझे ऑप्शंस बता दीजिए कौन सा क्लिक कर जा रहा है आपका? मुझे ऑप्शन बता दीजिए कौन सा क्लिक कर जा रहा है आपका? सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, थर्ड ऑप्शन सही है क्या आप लोगों का बच्चों? दिख गया? h2 h1 का 3 टाइम हो जाएगा, h3 h1 का 5 टाइम हो जाएगा। भाई देख लो ना भाई, अगर मैं इसको x लिख दूं तो ये 3x आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा। तो h2 बराबर h1/3 आ जा रहा होगा, सॉरी h2 बराबर 3 टाइम्स ऑफ h1 आ जा रहा होगा। उसी तरीके से h3 बराबर 5 टाइम ऑफ h1 आ जा रहा होगा। कोई तकलीफ है? नहीं है। तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है सर, देख लो। आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल, फिर नीट p/q, फिर उसी कंसेप्ट पे बराबर बार बार पूछ रहा है, पता नहीं। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है? हाँ सर। या पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है? हाँ सर। यानी कि जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? 2n - 1 के। यानी कि 1:3:5:7। पेन उठाना है, सवाल लगाना है ऑप्शन पे, कैलकुलेशन के लिए लगाना ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को पहले कंसेप्चुअली कर सकते हैं आप लोग चाहें तो, कंसेप्चुअली नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ आप लोगों को। हाँ मेरे पास तो है। पहले समझते हैं। एक बुलेट है जिसको फायर किया गया एक गन से इस तरीके से, वो बुलेट इधर से गई u स्पीड से, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब मान लो उसने s, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई?
u/3 हो गई। कितनी स्पीड हो गई? u/3 हो गई। यानी कि कितनी स्पीड लूज करी? स्पीड लूज बराबर u माइनस u/3, मतलब 2u/3 कम हुई। ठीक है, कितनी कम हो गई? 2u/3 कम हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे। उसने पूछा देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द सेम डायरेक्शन टू कम टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक कितनी है? तो सर सबसे पहली बात तो ये पता लगी कि यहां से रिटार्डेशन निकाल ले हम थर्ड इक्वेशन लगा के, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v हो गया सर u/3 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए इंटू एस की वैल्यू 24 सेंटीमीटर रहने देते हैं। यू स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर बराबर 48a हो गया बच्चों ये। तो ये देखना माइनस 9 यू स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 8 यू स्क्वायर बाई 9 इंटू 48 बराबर a। रिटार्डेशन आ गया है। आपने को तो वेलोसिटी कितनी करनी है? टोटल 0 करनी है। अपने को तो स्पीड कितनी करनी है? टोटल सर u से कहाँ लेके जानी है? 0 लेके जानी है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर फिर से सेम इक्वेशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन का फिर से यूज करते हैं। v की वैल्यू तो 0 कर देनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u स्क्वायर है, 2 की जगह 2, a की जगह माइनस का 8 यू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 48 इंटू डिस्टेंस निकालनी है इस बार। चलिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर उड़ जा रहा होगा सर हमारा, कैंसिल आउट करते हैं चीजों को। 8 से 48 उड़ जा रहा होगा 6 बार, 2 से 6 उड़ जा रहा होगा 3 बार, 9 तिया 27। तो एस बराबर टोटल कितना चलना पड़ेगा? 27 मीटर। तो टोटल कितना चलना पड़ेगा? 27 मीटर। जब 24 सेंटीमीटर चली थी तो कितनी हो गई थी? u से बाहर निकल के u/3 बन गई थी। रेस्ट में आने के लिए अदर एंड मतलब टोटल कितना चलना पड़ेगा सर? 27 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। तो यूं पूछा गया है टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, मतलब कितना चला। अदर एंड पे जाके बोल रहा है ना वो बात करने की, तो सर 27 सेंटीमीटर तो चला है, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। 27 सेंटीमीटर चल के वो रुक जाएगा। तो ब्लॉक की लेंथ कितनी? 27 सेंटीमीटर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक से कैसे चलने वाला है सर? जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो बॉडी को इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 से ड्रॉप करते हैं। बॉल नीचे आती है, a बराबर g उसका एक्सेलरेशन लगता है। ये ग्राउंड पे वो टकराती है, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से टकराती है। तो अब इसमें अलग अलग तरह की चीज़ों का कैलकुलेशन हम लोगों ने करना है। चलिए, तो जब सबसे पहले बात करें कि वो ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से पूछेगी, तो v बराबर u प्लस at, तो सीधे सीधे v बराबर कितना बच्चों? gt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस हम बोल दो कि कितना ट्रेवल कर रही है? h हाइट फॉल कर रही है, तो h बराबर ये तो सब 0 हो जाएगा, यानी कि हाफ gt स्क्वायर। यहां से t का भी वैल्यू निकलता है, t बराबर √2h/g, एक फॉर्मूला और निकलता है। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as करेंगे। u 0 हो जा रहा होगा, 2 की जगह 2, a की जगह g, h की जगह h, तो v बराबर कितना आ जा रहा होगा बच्चों? √2gh। कोई दिक्कत वाली बात तुम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, नहीं बोला गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। इसमें वैसे पूछ नहीं रहा है, काफ़ी समय से FPS सिस्टम से कोई सवाल आया नहीं है हमारे पास में, मगर लिया हुआ है हम लोगों ने। इसके 3 वेराइटी पढ़ते हैं टोटल। दूसरा वेराइटी पढ़ते हैं, ग्राउंड से ऊपर कितने टाइम में गया, नीचे कितने टाइम में आया, मतलब वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में जब ग्राउंड से फेंका और वापस आया। तो इसके कुछ कंसेप्ट है बच्चों। जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाएगा सेम वेलोसिटी से वापस आएगा। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया हुआ रहेगा। एयर रेजिस्टेंस जो है वो कैसा रहेंगे हम लोग? नेग्लेक्टेड लेंगे। तो इसका मतलब ये निकल कर आएगा कि टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट आएगा, यानी कि t1 बराबर t2 आ जाएगा। अच्छा, कोई यहां पे पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जा रहा होगा, तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कितना आ जा रहा होगा? सर ट्वाइस आ जा रहा होगा ना टाइम ऑफ असेंट के, 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ असेंट या डिसेंट, यानी कि 2u/g आ जा रहा होगा। तुम्हें कैसे पता? TA की वैल्यू अरे पीछे निकाली यार अभी। उसके बाद में कोई पूछे मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, तो h का वैल्यू कितना निकल कर आएगा? u²/2g निकल कर आएगा। कौन सी इक्वेशन से? सेकंड इक्वेशन से निकल कर आ जा रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात तुम लोगों को नहीं। किसी टाइम t पर तुमसे पूछे कि कौन सी पोजीशन पे, तो सर वो भी निकाल दे रहे होंगे। ग्राउंड पे जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है सेम वेलोसिटी से ग्राउंड पे आ रहा होता है। जितना देर में ऊपर जाता है उतना देर में नीचे आ जा रहा होता है। और एक और कहानी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड of ascent is equal to distance traveled in first second of descent।
मतलब जितनी देर ऊपर जाने में लगा रहा है उतनी देर वो नीचे आने में लगाता है। तो ये लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, उतनी डिस्टेंस वो फॉल के टाइम फर्स्ट सेकंड में भी ट्रेवल करता है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसका याद रखने वाली बात है ये। और एक और बात, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ असेंट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोजेक्शन वेलोसिटी। दोबारा सुन लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ असेंट, ऊपर जाते टाइम लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कभी भी किस पे डिपेंड नहीं कर रही होगी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी पे। फिर इसका ये देखो, ये निकाल के बताई सारी चीजें, इससे कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। वो जो मैंने बोला कि लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखो लास्ट सेकंड में हमेशा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कोई भी पार्टिकल फेंकोगे तो 5 मीटर। हाँ, किसी भी वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को ऊपर कितनी ही स्पीड से फेंक दो, हमेशा वो लास्ट सेकंड ऑफ असेंट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5 मीटर। तो डिसेंट के फर्स्ट सेकंड में भी कितनी करेगा, 5 मीटर। चलिए गुड, आगे बढ़ जाते हैं। अ बॉडी स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन, अज्यूम जी बराबर 10 है ना। एक बॉडी है जो h बराबर 20 मीटर हाइट पे खड़ा हुआ है टावर पे, यहां से वो पत्थर को ड्रॉप करता है। तो वो वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा, सर सीधे फॉर्मूला लगाओ ना, v बराबर √2gh। क्यों टाइम पास कर रहे हो आप, हम सीधे लगा देंगे। नहीं कर रहा है टाइम पास, मेरे को सिखाना तो पड़ेगा तुम लोगों को। चलो हाइट ले लेते हैं 20। अरे सर हम तो नहीं बोल रहे, आप ही बोलते जा रहे हो, तो बोलना पड़ेगा यार, मेरे को बोर नहीं हो जाऊंगा अकेला में। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन। अब तुम देखो कितना इजी चीजें पूछी जा रही है नीट में तुम लोगों से। अब इससे ज्यादा क्या ही पूछे यार, क्या रॉकेट साइंस दूं मैं आपको इसमें, या वो भी क्या देगा सामने वाला एग्जामिनर भी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। एक बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड आफ्टर सम टाइम विद स्पीड 80 मीटर पर सेकंड। देखना एक ध्यान से, u बराबर 20 है, h हाइट ट्रेवल करने के बाद में वो ग्राउंड को v बराबर 80 मीटर पर सेकंड से हिट कर रहा है। हाइट ऑफ टावर पूछी, क्या थर्ड इक्वेशन लगा दूं क्या, हाँ सर लगाओ ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। नीचे आ रहा है तो a बराबर g रहेगा, सब डाउनवर्ड है, सब पॉजिटिव रहेंगे, किसी को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। v की वैल्यू 80 का स्क्वायर, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की वैल्यू 10 ले लेंगे और s की जगह हाइट h हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, अरे भाई साहब गलत, 864 00 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 400 बराबर 20h। तो 6400 में से 400 गया तो 6000 बचेगा बच्चों, डिवाइड बाई 20 बचेगा बराबर h बचेगा, 0 से 0 गया, 600/2 कर देंगे तो 300 मीटर आ जा रहा होगा। अब बताओ क्या आसानी, मतलब कोई मुश्किल सवाल में कोई तकलीफदायक कुछ समस्या तुमको, एनी प्रॉब्लम यू गाइस हैव, जस्ट आस्क मी। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और देखो क्या होगा कि इसको आप खुद से सोल्व करते हुए पढ़ते रहेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा, तो फिर आगे देखने में मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। अब ये देखना है, ये सवाल भी बहुत प्यारा बच्चों। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट जिनका मास अलग अलग है, m1 m2 m3, तीनों को रेस्ट से गिराया गया एक ही पॉइंट से, ठीक है। 3 डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ, उससे मतलब नहीं है, एक ये ड्रॉप किया, फिर दूसरा ड्रॉप किया, फिर तीसरा ड्रॉप किया। स्पीड ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी इन रेशियो ऑफ। सर स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड जब फ्री फॉल करवाते हैं तो v बराबर √2gh होता है, v डज नॉट डिपेंड ऑन मास। और ये काइनेमेटिक्स से सर, यहाँ पे मास तो आना ही नहीं चाहिए, डायनेमिक्स में जाके आना चाहिए। काइनेमेटिक्स की तो डेफिनेशन ही ये बताई थी अभी अपन ने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कंडीशन ऑफ इधर रेस्ट और मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉजेज ऑफ मोशन। कॉजेज ऑफ मोशन फोर्स होता है तो मास आएगा, उसके बिना नहीं आएगा। तो तीनों सेम वेलोसिटी से पूछेंगे ना, यानी कि 1:1:1। तीसरा ऑप्शन सही है क्या मेरा? सही है सर। आगे बढ़ जाता हूं, अगले सवाल को कर ले रहा होता हूं। ये सवाल तो हम लोगों ने बना ही लिया है, और आगे बढ़ जाते हैं फिर हम लोग, अगले सवाल को करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं। ये देखो मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल कितनी इजीली बने। एक्चुअली क्या है कि वही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे सवाल पुराने बन जाए, कंसेप्ट सारे कवर हो जाए, आप लोग इजीली चीजें बना लो। ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से 2 चीजें निकाली जाती है। एक निकाला जाता है स्लोप, दूसरा निकाला जाता है एरिया। तो स्लोप निकालने के तो ग्राफ से बहुत सारे तरीके हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया, किसी का ग्राफ बनाया, स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा या y एक्सिस की वैल्यू अपॉन x एक्सिस की वैल्यू। बट अगर कोई पूछे एरिया क्या होता है तो एरिया बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ y एक्सिस इंटू x एक्सिस की वैल्यू। जब हम ग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो 3 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
इसमें कोई पूछे स्लोप किसका ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। देखो पीछे, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका टेन थीटा ज्यादा होगा तो उसका स्लोप ज्यादा होगा। इसलिए बोला जाता है कि जितनी बड़ी फिसलन पट्टी, जितनी लंबी फिसलन पट्टी, उतना ही स्लोप। अब मैं इन तीनों के ग्राफ तुम लोगों को बनवाता हूं एक एक करके। सबसे पहले एक्सटी कर्व देखते हैं। एक्सटी कर्व जब होगा ना, एक्सटी कर्व, तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ओनली स्लोप। क्यों करेंगे, इसका स्लोप v बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देगा जो कि टेन थीटा हो जा रही होगी। ठीक है, अब मैं इसके कुछ ग्राफ बना देता हूं। पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम का, थीटा बराबर 0 डिग्री, टेन थीटा बराबर भी 0 हो जाएगा, टेन 0 की वैल्यू 0, यानी कि स्पीड बराबर 0, मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, पार्टिकल एट रेस्ट। बाकी के सारे ग्राफ स्पीड से बनाएंगे। दूसरा ग्राफ आराम से भी बनाओ तुम तो, ये पोजीशन, ये टाइम, थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट तो टेन थीटा कांस्टेंट। इसका मतलब कौन कांस्टेंट आएगा बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट आ जा रही होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, 0। तीसरा ग्राफ, ठीक है, तीसरा ग्राफ इस तरीके से। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट तो बट कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप भी कैसा है, पॉजिटिव। सर ये अगर ग्राफ बनाया आपने तो थीटा ऑब्ट्यूज निकलेगा, इसका मतलब इसका स्लोप कैसा निकलेगा, नेगेटिव स्लोप होगा। मतलब वेलोसिटी होगी तो कांस्टेंट, बट कैसी आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। चलिए चौथा ग्राफ बनाते हैं पोजीशन टाइम का। तो इस तरीके से जा रहा है, थीटा इंक्रीजिंग, थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। चलो, अगर इस तरह का ग्राफ है पोजीशन टाइम के बीच में, तो सर थीटा घटेगा, थीटा घटेगा तो टेन थीटा कम होगा, टेन थीटा कम होगा तो स्पीड कम होगी। इसका मतलब इस बार भी एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इसमें लास्ट ग्राफ बना देते हैं, ये x ये t। कोई पूछे ये ग्राफ पॉसिबल है क्या, सर इसमें v बराबर आ जाएगा 1090, जो कि v बराबर इन्फिनिटी। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम रिकॉर्डेड स्पीड एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू speed of light, which is further equal to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। if you want to go in details, it is equal to 299792458 मीटर पर सेकेंड। उससे ज्यादा स्पीड अर्थ के सरफेस पे किसी की नहीं हो सकती। और क्या रीजन है, सर एक ही टाइम पे मल्टीपल पोजीशंस दिखा रहा है। देखो असंभव, डोरेमोन थोड़े ना हम लोग, एनीवेयर गैजेट भी नहीं ना। ऐसे गेट खोला सामने वाले कमरे में, उसने गेट खोला अपने रूम में। समझ पा रहा हूँ तुम कहाँ जाना चाह रहे हो, मैं भी जाना चाहता हूँ कभी कभी, पॉसिबल नहीं है। डोरेमोन लेके आना पड़ेगा हमको हमारे पास में, एनीवेयर डोर के साथ में। चलिए एक और बात करते हैं, वीटी कर्व की बात करते हैं। जब भी वीटी कर्व हमारे पास होगा बच्चों, इससे दो चीजें निकालेंगे। पहला स्लोप, इसका स्लोप हो जा रहा होगा एक्सेलरेशन। इसका स्लोप क्या दे रहा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा होगा हमको, एक्सेलरेशन। दूसरा इसमें क्या निकालेंगे, एरिया। इसका एरिया क्या दे रहा होगा हमको, इसका एरिया दे रहा होगा हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। कैसे निकालेंगे, सर अगर इस तरीके से हमारे पास कोई वीटी कर्व है, इस तरीके से हमारे पास कोई वीटी कर्व है, तो इस वीटी कर्व के दो एरिया निकले, मान लो A1 A2। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है A1 प्लस A2। वेरेस कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया माइनस कर दे। रामबाण इलाज है ये, इससे तुरंत काम होता है बच्चों। चलो इसके भी एक आध दो ग्राफ बना के देख लेता हूं। VT, इसमें सर A बराबर 0 आने वाला है, V बराबर कैसा है, क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा बराबर 0 है। दूसरा ग्राफ बनाते हैं, सर इसमें A बराबर कैसा आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। क्यों, क्योंकि थीटा कैसा है, कांस्टेंट, तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सारे। और अगर ऐसे गया तो थीटा इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, और इस तरीके से गए तो थीटा डिक्रीजिंग यानी कि एक्सेलरेशन भी डिक्रीजिंग। चलिए गुड, अमेजिंग। इसके बाद में लास्ट एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं। जब भी आपसे एटी कर्व के बारे में बात की जाएगी तो व्हाट वुड यू डू, सर एटी कर्व की जैसे बात की जाएगी तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालेंगे या एरिया निकालेंगे, हम इसमें सिर्फ एरिया निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसका एरिया देगा हमको वेलोसिटी या स्पीड। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं सर। चलिए
देखते हैं अगर ऐसा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है क्या इसका स्लोप निकालेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसका स्लोप क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज जर्क, JER के जर्क, जिसको बोलेंगे थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x d3x बाई dt क्यूब, जिसकी आपके पास टी शर्ट्स भी आती है, डोंट बी अ d3x बाई dt क्यूब। उसका मतलब क्या होता है? डोंट बी ए जर्क। वो समझने के लिए आपका IQ लेवल ठीक होना चाहिए। वैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको सबको समझ में आता है। छोड़ो उसकी बात, स्लोप नहीं निकालना, एरिया निकालना है। अच्छा इसमें देखो, इसमें a बराबर कैसा है सर? कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी आ जा रही होगी? हमेशा इंक्रीज हो रही होगी। चलिए अगला ग्राफ, कांस्टेंट बट पॉजिटिव, ये टाइम, ये एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों? नेगेटिव। एक्सेलरेशन इस बार कांस्टेंट तो है बट नेगेटिव है, मतलब ये स्पीड को बढ़ा रहा होगा या कम कर रहा होगा? कम कर रहा होगा। अच्छा अगर ऐसे ग्राफ ले लिया, ये A और ये T एंड इट इज द लाइन, यानी कि A बराबर 0, यानी कि V बराबर कांस्टेंट आ जा रहा होगा इस बार। दोबारा A बराबर 0, इसका मतलब V इक्वल टू क्या आ जा रहा होगा इस बार? कांस्टेंट आ जा रहा होगा। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये लेटेस्ट सवाल है, 2024 में पूछा गया है। बड़ा प्यारा सवाल लगता है हमको ये देखने में, तुमको भी लगना चाहिए। क्या दिया गया है हम लोगों को? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन ऑफ बॉडी इज शोन बिलो। इसका 80 ग्राफ बनाओ। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम बहुत ध्यान से देखें, तुम देख पा रहे होंगे तो पहले तो वेलोसिटी कैसी है? 0 है। अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, मैं पॉइंट डिनोट कर लेता हूं, O A B C और D। तो बहुत ध्यान से इसको देखो, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाता हूं तुमसे। O से A तक वेलोसिटी इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0। A से B तक वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट बट पॉजिटिव। ठीक है। B से C तक वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब कि एक्सेलरेशन कैसा? 0। सही है ना? B से C तक वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ये सब स्लोप से निकलवाना सिखाया। C से D तक वेलोसिटी डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन कैसा? नेगेटिव। स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है। अब देखते हैं ना, अब देखते हैं कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। अब देखते हैं कौन सा ग्राफ फिट बैठ रहा है। आप लोग अपने ऑप्शन चेक करके बताइए, मैं अपना देखता हूं। पहले में 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, सब सही है। दूसरे में एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है। पहला गलत हो गया सर, दूसरा भी गलत हो गया सर, तीसरे में नेगेटिव एक्सेलरेशन चला गया, सॉरी चौथे में नेगेटिव एक्सेलरेशन चला गया। ये देखो एक्सेलरेशन 0, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। और ये सवाल कब आया? अभी 2024 में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। ये भी लेटेस्ट का सवाल है, शायद 23 का या 22 का, ऐसा कुछ सवाल है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री विद एक्स एक्सिस, रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज। सर वेलोसिटी VA अपॉन VB, मतलब पार्टिकल 1 और 2 बोल देते हैं इनको। पहले का 1 ले लेते, इसको 2 ले लेते, तो V1 अपॉन V2 बराबर क्या कर दोगे बच्चों? tan θ1। इससे आसान क्या करेंगे सर हम? अपॉन tan θ2। tan θ1 का मतलब tan 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री। सर tan 30 के लिए 1/√3 अपॉन 1, यानी कि V1 अपॉन V2 बराबर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन √3। तीसरा ऑप्शन सही है, ये होगी सवाल सही है। अगला सवाल पे चलते हैं। अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर। ठीक है, एक मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। सॉरी, मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी सर? जिस जगह स्लोप सबसे ज्यादा होगा। ऐसे चले तो बी पर स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सी पे बढ़ रहा है, डी पे कम होने लग गया। मुझे लगता है सी पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। जिस भी पॉइंट पे निकालनी है उस पे स्लोप देख लो। ये बी पे निकालनी तो ऐसे आएगा, डी पे निकालनी तो सबसे ज्यादा एंगल किस पे आ रहा है? सी पे आ रहा है। जिस पे सी पे सबसे ज्यादा एंगल आ रहा है, तो जिस पॉइंट का एंगल सबसे ज्यादा होगा, जिस पॉइंट का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ये बहुत प्यारा सवाल, ये नीट PYQ का सवाल, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। क्यों? इसके बेसिस पे आपके मॉड्यूल में, एक्सरसाइज में, बुक में हर जगह 4 सवाल लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं देखो। उसने बोला एक कार है जो एक्सेलरेट करती है एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा कुछ देर के लिए, फिर वो कार है डिसलेट करती है कुछ देर के लिए बीटा से। कब तक डिसलेट करती है? रेस्ट में, जब तक नहीं आ जाती। अच्छा स्टार्ट कहां से करती है? रेस्ट से। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, मैं अपना पढ़ रहा हूं, समझा रहा हूं। टोटल टाइम elapsed इज t। तो सबसे पहले इसका देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे।
एक्सेलरेट करी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कितना स्लोप अल्फा, डिसेलरेट करी नेगेटिव एक्सेलरेशन, कितना स्लोप बीटा। यहाँ से यहाँ तक में टोटल टाइम कितना लग गया t। तो अपन तो क्या करते हैं, 2 टाइम इंटरवल का टाइम ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना ले लेते हैं t1, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना ले लेते हैं t2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना ले लेते हैं t2, और टोटल टाइम कितना है, इस जगह कितना है टाइम t। अच्छा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v कितनी आ जाएगी v, ये निकालना है v की वैल्यू, v मैक्सिमम। चलिए सबसे पहले अल्फा बताइए, अल्फा बराबर कितना आ जा रहा होगा सर, v बाई टी1। तो t1 बराबर कितना आ जा रहा होगा, v बाई अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 0 से v गई थी तो चेंज इन वेलोसिटी v आ जाएगा अपॉन t1। उसी तरीके से बीटा बराबर क्या आ जा रहा होगा, -v, बट पहले रिटार्डेशन है, नेगेटिव स्लोप है, उसको लेना ही नहीं है, तो v बाय t2। सिमिलरली t2 बराबर क्या आ जाएगा, v डिवाइड बाय बीटा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में सर, t1 प्लस t2 टोटल टाइम t लगा है, t को t रहने देते हैं, t1 की वैल्यू v बाई अल्फा प्लस v बाई बीटा। कॉमन ले लेते हैं, किसको कॉमन ले लेंगे, v को कॉमन लेने के बाद 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। और आगे बढ़ जाते हैं तो t बराबर v, नीचे एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, फाइनल आंसर दे रहे होंगे तो v की वैल्यू कैसी आएगी, ये जो v की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा के लिए, आपके मॉड्यूल के जो प्रैक्टिस के आप बुक से सवाल बनाओगे वो भी बनेंगे। और v मैक्स निकल जाएगा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये हर उस जगह वैलिड है जिस क्वेश्चन में यूं बोला गया, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, moves with constant acceleration for some time, then decelerate at a constant rate for some time, total time इतना लगा, what is the maximum velocity attained, this one। अगर वो पूछ ले what is the distance covered, इसमें एक सवाल और पूछता है वो, इसमें एक सवाल और पूछता है वो, ये तो हो ही गया। कौन सा ऑप्शन सही है, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, चौथा। इसमें एक सवाल और पूछता है वो, एक और क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो क्या एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर, यानी कि एरिया बराबर 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल लगेगा ना, बेस इंटू हाइट। बहुत ध्यान से देखना, बेस कौन है इसका t, हाइट कौन है v। 1/2 बेस हो गया t, हाइट हो गई v, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, v की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा बीटा t, तो t स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया आंसर। अभी तक अपन से नीट में इसका सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पूछी गई, जिस दिन डिस्टेंस पूछेंगे फटाक से आंसर लगाना, सबने किया हुआ ये सवाल आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जा रहे होंगे, और आगे बढ़ जाएं क्या, और आगे बढ़ना है। तो अब हम बात करना चाहते हैं, इसमें रिलेटिव मोशंस की, और बात करना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो काइनेमेटिक्स 1D की सीरीज को हम नहीं रखेंगे, काइनेमेटिक्स 1D की सीरीज के बाद में काइनेमेटिक्स 2D जो आने वाला है, यानी मैकेनिक्स सीरीज में जो अगला टॉपिक आने वाला है, जिसको हम काइनेमेटिक्स 2D बोलेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेंगे, पूरा रिलेटिव कवर करेंगे, और वहाँ देखेंगे कितने वेराइटी ऑफ सवाल किए गए हैं। रिलेटिव मोशन 1D का भी मैं वहीं पढ़ाने वाला हूँ, पूरा रिलेटिव एक साथ में चलेगा, पहला प्रोजेक्टाइल आएगा फिर रिलेटिव आएगा, दोनों एक ही लेक्चर में आने वाले हैं। उसके बाद NLM, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, इस तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, कहीं कोई डाउट आता है पूछ लीजिए। मैक्सिमम PYQs मैंने कवर करने की कोशिश की है, और हमने रिवीजन करके सारे कंसेप्ट्स को इसमें एनालाइज किया है। कई छोटे छोटे कंसेप्ट हमने इसमें बीच में लिखे हैं, जो कोई बात समझ में नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा। इसके बाद आगे कंटिन्यू बने रहिए, ताकि हम लोग आगे अपने रिवीजन को अच्छे से चला सकें। नीट 2025 के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।